संपत सिंह जी, यहाँ आज क्या स्थिति है स्टेट में? राजनीतिक दृश्य क्या है? स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है। हरियाणा प्रदेश हमेशा लीडिंग स्टेट रही है और हमेशा हरियाणा प्रदेश का नाम रहा है स्टेट। लेकिन अब जो है ना, जैसे देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2014 में इनकी सरकार आ गई थी। आने के बाद जो है शोशेबाजी तो बहुत की गई बदलाव लाने की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और उसका रिजल्ट भी देखा बीच में 2019 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी आपस की फूट की वजह से अलग अलग जगह बांट ली इन्होंने। जो पार्लियामेंट क्षेत्र था उसको उसी को दे दिया गया जिसने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, तकरीबन। कुछ और जगह भी उनकी दखल रही, लेकिन तकरीबन ज़्यादा तो ये रहा। जैसे हिसार का ही कह सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई जी का बेटा यहाँ चुनाव लड़ा था, तो ये डिस्ट्रिक्ट उनको ही अर्पित कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से इस बार जो चुनाव हुए। तो इस तरह से चुनाव लड़ा गया कि कैंडिडेट्स तेरे मेरे करके कैंडिडेट दिए गए, पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हों, जीतने वाले कैंडिडेट हों। हालांकि अवेलेबल थे, लेकिन वो आपस में बंटने की वजह से जो है, हिसार के तो एक सीट ही आई, 6 सीटें एक किस्म की कुर्बान हो गई थी। इसी तरह से और जगह, वरना ये 40 सीट नहीं आनी थी बीजेपी को। बीजेपी इसी चुनाव में 2019 में भी डिफीट इनको मिल जाती, लेकिन लक था इनका, और कांग्रेस ने एक किस्म का थाली में जो है इनको डाल के दे दी, सरकार दे दी है। अब उसके बाद जो है, जैसे अब ये फिर भी इनको कोई अकल नहीं आई बीजेपी को कि लोगों में जाएं, ग्रास रूट तक पहुँचें, कहीं काम करें, सेवा हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। पुराने टाइम में कोई गलतियां रह गए तो उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन सुधारीकरण नहीं हुआ। और किसी वर्ग को तो राजी रखे। जैसे पहले जनसंघ हुआ करती थी तो उस टाइम ये कहते थे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों की, शहरों की पार्टी है ये। गांव के लोगों में एक धारणा थी ये उस टाइम में कि तो शहरों की पार्टी है, गांव के लिए पार्टी नहीं है। जनसंघ थी जब की बात बताता हूँ। और ऐसे लोगों को टिकटें दी जाती थी, शहर के हिसाब से अपने कर लिया करते। और चुंगी की पार्टी बोलते थे। हाँ, कि चुंगी से शुरू हुई, चुंगी पे खत्म होगी, बस ये चुंगी कह दीजिए। हाँ जी, अच्छा शब्द है। हाँ। तो इस तरह के हालात ऐसे उस टाइम थे घर पर। तो अब ये जो आ गई सरकार आ गई, तो चलो जैसे भी आ गई, आपके जो तोड़ जोड़ करके जैसे भी बन गई, जेजेपी साथ बन गई और सरकार आ गई, तो कम से कम आपको पहले पीरियड से जो भी आपसे गलतियां हुई, पहले पीरियड में कोई आपको कमियां रही, उनको आप दूर करें। लेकिन इन्होंने नई नई चीज़ें ऐसे लाई कि हर चीज़ को इन्होंने ये समझा कि पारदर्शिता क्या है। पारदर्शिता है कि ऑनलाइन, हर चीज़ को आपने ऑनलाइन करने का प्रयास किया, और उससे स्थिति बिगड़ती गई। जैसे सेफ और फार्मर, किसान के लिए है, तो ये जो एमएसपी है, कुछ फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है, तो उस पर जो है एमएसपी पर पहले क्या होता था कि फार्मर जाता था ट्रॉली लेके अपना अनाज की, जो भी अनाज बेचना होता था मंडी के अंदर, और वो दुकान के आगे जो है उसको माल को डाल देता था, और दुकान पर से जो है ना कोई एजेंसी सरकारी आती थी और वो ख़रीदती थी जितना माल पड़ा होता था। और उसी हिसाब से जो तुला हुआ माल था, तुले हुए माल को जो है पैसा व्यापारी के आ जाता था, और व्यापारी जो है फार्मर को दे दिया करता था। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, बड़ा साफ काम था। अब इन्होंने ऑनलाइन में क्या किया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसका मतलब है कि आप अपलोड करो, आपको जो है एक दे दिया आईडी, आपकी ऐप बना दी एक, और उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको इतने कागज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको फसल की जो आपकी जो ज़मीन है उसकी फड़द लानी पड़ेगी, उसकी गिरदावरी रिपोर्ट लानी पड़ेगी, और वो फिर जो है ना जो लाएंगे तो इसका मतलब पटवारी को 2 पैसे देने पड़ेंगे आपको। स्वाभाविक है, वो मुफ्त में नहीं देगा आपको, वो उसकी अपनी फीस लेगा। वो तो पटवारी मतलब
आपने तो कुछ ना कुछ देना ही देना है। देना पड़ेगा उसको। हाँ, वो दे के और फिर आप अपलोड मान लो करोगे। करने के बाद में फिर जो फसल बेचने की बात आती है, पहली बात तो है कि उस टाइम क्या होता है, कभी आपका सर्वर डाउन है, कभी आपका कुछ डाउन है, इस तरह करके बड़ी मुश्किल से कई बार चक्र काट काट के लोगों को, और फिर वो जो है ना अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर चढ़ता था, बहुत मुश्किल से चढ़ता है घर। और फार्मर आप समझ लो, वैसे तो शहरी समझ लो, अभी इतना यूज टू नहीं है आईटी सेक्टर के। हम यूँ कह दें सीधा, पहली बात तो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं अब तक डेवलप हुआ है कि जो ऑनलाइन काम कर सके, 24 घंटा काम करे, वो नहीं है अभी। वो हम नकल तो कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, लेकिन हमारी वो है नहीं पोजीशन। अभी तक तारे बिछा रहे हैं लोग नीचे, कंपनियों वाले आ रहे हैं घर पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे किसान दुखी हो गया। और जब बेचने जाता है तो उस पर एकड़ पर कंट्रोल कर दिया कि आपको सरसों बेचनी है 6 कुंटल पर एकड़ की आप बेच सकते हैं। मान लोगे आपकी 8 एकड़ ज़मीन है, 8 छः 48 कुंटल, उस पर भी पाबंदी लगा दी कि नहीं बेचेंगे तो आप 25 कुंटल बेचेंगे एट वन टाइम, इससे फालतू नहीं बेचेंगे। पहले तो पर एकड़ की लगा दी, फिर टोटल की लगा दी। अब 25 एकड़ का मतलब है कि आपके 4 एकड़ की ज़मीन जो है उसके हिसाब से आप 25 एकड़ बेच सकते हो, 25 कुंटल आप बेच सकते हो। 48 में से 25 बेच सकते 25 हैं। बेच सकते हो। बाकी आप वापस लेके आओ। फिर दूसरी बात कि जिस दिन आप चाहें उस दिन नहीं बेच सकते। डेट अनाउंस सरकार करेगी कि ये फार्मर, इस गांव के फार्मर इस दिन आ जाएं, मंडी में आ जाएं। हाँ, फिर वहाँ जाकर नंबर लगता है मंडी में, और कई बार नंबर नहीं आता तो वापस घर आ जाता है। और उस दिन आना कोई ज़रूरी नहीं है फार्मर के। मान लो किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी और कोई अड़चन आए, वो डेट निकलेगी, उसके बाद जब दूसरी डेट आएगी उस टाइम की खरीद बंदी हो जाती है। इससे फार्मर को बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। कहने को तो समर्थन मूल्य है, लेकिन समर्थन मूल्य उसको नहीं मिल रहा। नहीं, पर आड़ती नहीं खरीदता बिना उसके। नहीं, आड़ती नहीं खरीद सकता। खरीदेगी सरकार डायरेक्ट, जो है ना जो अपलोड किया हुआ है। नहीं, मान लो सरकार को नहीं बेचना चाहता हो किसान, तब नहीं बेचना चाहता हो तो फिर आड़ती खरीदेगा तो आपको पैसे कम मिलेंगे। एमएसपी से मार्केट में की जो कीमत है वो कम मिलेगी। अच्छा। जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो वो तो बेच देगा हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं किसान को। पिछली बार जैसे हुआ था, सरसों में हुआ था कि सरसों की मार्केट जो है पिछली बार अच्छी थी, सरकार को कम लोगों ने बेची, ज़्यादा नहीं बेची सरकार। लेकिन इस बार बड़ा नुकसान हुआ। 5450 रुपये की तो आपका एमएसपी थी, पर अभी तो 4600 और 4500 रुपये में बिक रही है 4300 सरसों। इतने रुपए के अंदर लोगों को बेचनी पड़ी। हाँ, तो फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ खैर। हाँ, हाँ। इसी तरह सारी फसलों के अंदर यही है। दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई खराबा होता था फसल के अंदर तो सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है ना मुआवजा देती थी, और वो हर साल बढ़ता जाता था, जो भी अमाउंट थी बढ़ता जाता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया प्राइम मिनिस्टर जो है फसल बीमा योजना। अब वो भी एक संकट है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। उसमें भी क्या है कि उसके अंदर पहले दिन उन्होंने ये किया कि जिस फार्मर ने केसीसी बना रखी है, जिसका अकाउंट है, उसका अपने आप पर एकड़ के हिसाब से काटना शुरू कर दिया। ये किस्त नरमा कपास की है, ये किस्त बाजरे की है, ये किस्त फलानी चीज़ की गेहूं की है, ये किस्त उसके अलग अलग किस्तें बना दी उन्होंने, और वो काटना शुरू कर दिया कंपनियों ने। उसके बाद जब रोड़ा मचा, शोर मचने के बाद जो है ना फिर जो है इन्होंने जो है अपना उसमें थोड़ा बदलाव किया इसके अंदर कि भाई जो किसान नहीं चाहता है तो अपना जो है ना बैंक को बता दे, और बैंक को बता देगा तो उसका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन जो चाहता है उसको, लेकिन फार्मर स्वाभाविक है, लोभ है उसको भी, तेरी फसल ख़राब हो जाएगी तो कोई बात नहीं किस्त की तो। और किस्त को भी इतना बढ़ाते गए, बढ़ाते अब नरमा और कपास की किस्तें तो 2000 पर जा पड़ी है पर एकड़ के हिसाब से। 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जा पड़ती है। अच्छा, इंश्योरेंस? हाँ, इंश्योरेंस का। अच्छा। उसमें क्या है कि उतना ही पैसा इसमें तो कंपनियां कमा रही है, जितना फार्मर ने जमा कराया है उसके बाद जो है ना उससे फालतू परसेंटेज जो है ना स्टेट गवर्नमेंट है जमा कराती है।
स्टेट गवर्नमेंट जितना जमा कराती है उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमा कराती है। अल्टीमेटली इसमें जो विनर कौन रहता है? कंपनी रहती है। कारण इसका कि इसका जो फसल का जो है ना पता करना है कि नुकसान कितना है, तो क्रॉप कटिंग का टाइम होता है, जब फसल आ जाती है ना उस टाइम में होता है भी अब ये इतना नुकसान है। जब क्रॉप कटिंग के टाइम में पता लग जाता है कि नुकसान ज़्यादा है तो किस्त को रिवर्ट कर देते हैं किसान को, अच्छा वापिस कर देते हैं किस्त, सिर्फ इसलिए मुआवजा ज़्यादा नहीं देना पड़े। अच्छा। ऐसे केस इन शहरों में बहुत हुए हैं और इन्हीं केसेज को लेकर तो यहाँ पक्का धरना चल रहा है। अच्छा 2020 का मुआवजा कहाँ धरना है? ये यहीं सेक्रेटेरिएट के आगे चल रहा है। अच्छा मिनी सेक्रेटरी सचिवालय है, डीसी की जो ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, हाँ। इसके आगे चल रहा है। आपको देखोगे तो अभी इस टाइम तो जो 20-25 ट्रालियाँ मिलेगी, सुबह होंगे तो आपको 150-200 ट्रालियाँ खड़ी मिलेगी यहाँ। अच्छा। धरना चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि 2020 का मुआवजा अभी तक दिया नहीं। हाँ हाँ। और बंटवारा करने का तरीका देखो आप, कहते हैं हमने तहसील में पैसा भेज दिया, डीसी से मिले तो उन्होंने लोगों ने कहा कि तहसील में भेज दिया और हम आपको जो है ना 1 हफ्ते के अंदर आपका भेज देंगे। हफ्ता तो धरना दिए हो गया। इन्होंने फिर ये कहा पक्का मोर्चा मतलब ये है कि पहले इन्होंने 6 महीने बालसमंद तहसील है हमारे यहाँ, उस तहसील पर जो है धरना दिया। हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कोई जाता था सरकार की तरफ से और कह देता था हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा, तो वो हफ्ता करते टाइम निकल गया। अब इसलिए इन्होंने पक्का लगा दिया यहाँ कि जो हमारे खातों में पैसा जाएगा तब हम उठेंगे, वरना उठेंगे नहीं यहाँ से। अब इतना धीमी गति है, भेज रहे हैं पैसे, कभी 10 किसान के पास चले गए, कोई 5 किसान के चले गए। ये क्या तरीका है? जो ऑनलाइन आपका तो फटाफट पैसा वापस जाना चाहिए एकदम सरकार को। ये सरकार वाला है तो एक बटन में चला जाता है। जिन्होंने बीमा नहीं करवाया उसका पैसा सरकार देती है। 2 ऑप्शन होती है उसके पास, एक तो कंपनी का बीमा हो गया और दूसरा है सरकार देती है जो बाकी बच जाते हैं किसानों के, तो ये सरकार का पैसा भी है। और कंपनी ने तो अपने काफ़ी बुरा नुकसान कर दिया। कंपनी जो रिवर्ट किए हैं उसके खिलाफ भी जो है धरने में मांग उठ रही है, धरने के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना दोनों साइड में। पर ये डिमांड, आप तो नेता हो, ये डिमांड आपने उठाई? हाँ, हमने बहुत बार उठाई है, धरनों पर शामिल भी हुए हैं। परसों जैसे हमारे यहाँ MP साहब आए हुए थे दीपेंद्र जी, तो वो धरने में खुद गए भी हैं वहाँ, उनको समर्थन भी दिया है। और हम तो गाय बगाए जाते रहते हैं धरने में, क्योंकि हमारे तो नज़दीक पड़ जाता है ये एरिया घर को। जब ये तहसील में थे तो वहाँ भी जाते थे और यहाँ आ गए तो यहाँ भी जाते हैं। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती ना। पहली बात यह है कि धरने इतने चल रहे हैं शहर के अंदर। एक धरना चल रहा है कि एयरपोर्ट का नाम ले लिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लिखा आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिखेगा आपको मिलेगा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। सेंटर ने इसको ना मंजूरी दी है, ना 1 पैसा रुपया दिया है कंट्रीब्यूशन, कोई एक कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंटर का। स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से जो है ना सिर्फ पटड़ी को लंबा कर रही है, पट्टी को, ताकि लैंड कर सके हवाई जहाज जो है। और दूसरा थोड़ा बहुत रेनोवेशन किया है और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो चंडीगढ़ रोड पर पड़ते हैं, उनका रास्ता ही जाम हो गया। आगे वो पटड़ी आ गई, 4 दीवारी आ गई, तो बाईपास से घूमकर आओ, 20 किलोमीटर पड़ जाता है उनका। और वहाँ धरना चल रहा है, तलवंडी गांव है, धरना चल रहा है। अब तलवंडी गांव और ये गंगवा गांव नज़दीक पड़ता है। हिसार में इन 2 गांव से सबसे ज़्यादा दूध हिसार के अंदर आता है। दूध बेचने के लोग आते हैं, अपने गुजारे के लिए आते हैं। जो अपने गुजारे के लिए आते हैं तो उनका गुजारा बंद हो गया, दुकानें थी उनका कारोबार बंद हो गया। ऑटो मार्केट में और सब्जी मार्केट में और अनेक मार्केट के अंदर काम करने आते थे तलवंडी से, तो उनको बड़ी परेशानी है। उसके साथ लगते गांव भी कई है। आप चंडीगढ़ से आएंगे तो बाईपास आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ पड़ता है 240 किलोमीटर, उसमें आप 10 किलोमीटर फालतू चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नज़दीक वाले जो गांव हैं जिनके पड़ता है 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, उनके अंदर 20 किलोमीटर आप चक्कर काटोगे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये परेशानी है। दूसरा धरना चल रहा है 13 सेक्टर के अंदर दूरदर्शन का। हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ भी था, जिससे कृषि के प्रोग्राम भी चलते थे, साहित्य के प्रोग्राम भी चलते थे, और जितनी हमारी संस्कृति है हरियाणा की वो प्रोग्राम भी चलते रहते थे। पूरा काम धंधा यहाँ से चलता रहता था। मुलाजिम भी यहाँ थे, डायरेक्टर भी यहाँ था, सब कुछ था।
एक हरियाणा स्टेट है जिसका दूरदर्शन केंद्र यहाँ से उठा लिया, सिर्फ ज़मीन के लोभ के अंदर कि ये ज़मीन इसके साथ अच्छी है, काफ़ी कॉमर्शियल ज़मीन है। इसका मतलब आप ज़मीन से प्यार करते हो, आप दूरदर्शन सेंटर से आपको कोई लगाव नहीं है। इतना विरोध हुआ है, अब लगातार धरना चल रहा है। अपोजिशन के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी धरने पर बैठ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी बैठ चुके हैं, हम लोग भी जाते रहे, पत्रकार भी जाते रहे, सबका इंटरेस्ट है उससे, लेकिन सरकार का कोई मतलब नहीं। एमपी ने थोड़ा बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन न के बराबर की उठाई। और जगह जहाँ एमपी और जगह जहाँ उठे थे वहाँ वापिस दूरदर्शन के अंदर आ गए, लेकिन वहाँ नहीं आया। इस तरीके से धरना, जैसे वो भी धरना हो गया, तलवंडी हो गया, ये धरना हो गया, और ये अपना पक्का मोर्चे वाला धरना जो है ये चल रहा है। और एक ही से निकलते ही आज़ाद नगर एरिया आता है, वहाँ उन्होंने मेन रोड है, मेन रोड के पुरुष आज़ाद नगर में, क्योंकि कॉलोनियों में बसा हुआ है वो, उसकी अपनी लैंड नहीं है। उसकी गंगवा गांव की ज़मीन, जो खेतों की ज़मीन थी, उसमें बसा हुआ था आज़ाद नगर। साथ कॉलोनियाँ कटती गई 50,000 के आबादी का हो गया। एक लैंड थोड़ी सी बची हुई है, उस लैंड पर कहते हैं कि हम सरकारी अधिकारियों की कोठी बनाएंगे। लोगों की मांग यह है कि यहाँ हॉस्पिटल मंजूर है, पहले ऑलरेडी है, मैंने करवाया था उसने, जब ये आपकी नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम आई थी, उसके अंदर यहाँ हॉस्पिटल प्राइवेट बिल्डिंग में चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आ भी गया कि जगह देंगे तो हम बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन वो जगह नहीं दे रहे हैं, इसलिए वहाँ यहाँ भी धरना चल रहा है। तो कई जगह एक शहर में धरने चल रहे हैं, तो और दूसरे शहरों में देख लो आप, कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर और हुआ। तो इस तरह सरकार, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि इरिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनका कोई लोगों के प्रति रिस्पॉन्स नहीं आता कर कोई, ऐसे हालात कर रखे हैं। इससे दुखित हर आदमी होगा कोई सारा का सारा। तो जैसे फार्मर के साथ गद्दारी हुई, धोखा हुआ, यही हालत जो है ना आज सबसे बड़ी संख्या नौजवानों की है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 35 साल तक की उम्र की आबादी जो है वो 60 से ऊपर % है हिंदुस्तान के अंदर। और इस टाइम अगर हम यूथ को उठाते हैं तो ये जनरेशन जो यूथ वाली उठेगी, ये भारत में को परिवर्तन ला सकती है, परिवर्तन कर सकती है, देश के अंदर विकास कर सकती है। इसको हम एजुकेटेड बनाएंगे, इसको हेल्दी बनाएंगे, और इसके मतलब सर्विस के सेक्टर ज़्यादा खोलेंगे, तो स्वाभाविक है कि देश तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, भर्तियाँ निकलती है। पहली बात तो है कि भर्ती जब करते हैं तो भर्ती हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट लेते हैं ये भर्ती के लिए। तो टेस्ट तो मैट्रिक का भी होता है, आपका रिटन टेस्ट एग्ज़ाम होता है, आपका +2 का भी होता है, आपका यूनिवर्सिटी का भी होता है, आपका बोर्ड का भी होता है, CBSE का भी होता है, हरियाणा बोर्ड का भी होता है। उन टेस्टों में जब आप हर जगह सेंटर कर देते हैं, जब आप टेस्ट लेते हो नौकरी के लिए, तो टेस्ट के लिए सिर्फ 6 ज़िले चुने हुए हैं, पंचकुला GT रोड पर, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और गुड़गांव। अब यहाँ के बच्चे जाएंगे, 20 साल के 22 साल के बच्चे जाते हैं, जैसे लड़कियाँ जाती है, तो पेरेंट्स को साथ जाना पड़ता है। एक दिन जाने में लग जाता है, एक दिन आने में लग जाता है, एक दिन वो टेस्ट का हो गया, 3 दिन ख़राब हुए, चौथे दिन घर लौटते हैं तो कि पेपर लीक हो गया, आगे कैंसिल हो जाता है। तो मतलब ये है कि पेपर लीक का और सॉल्वर का हरियाणा एक सुरक्षित अड्डा बन चुका है प्रदेश के अंदर का। इससे बेरोज़गारों पर बड़ी चोट लगती है उनके ऊपर। 32 भर्तियाँ अब तक कैंसिल हो चुकी है, 32 भर्तियाँ। अब बच्चे कैसे मतलब पार पड़ेगी बच्चों के बेचारों के घर पे। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। सेंटर की तरफ देखते थे, आर्मी में जॉब मिल जाती थी, उसको 4 साल का कर दिया। हरियाणा में आर्मी में बहुत लोग हैं, आर्मी में हमारे यहाँ आबादी 2% है, लेकिन 10% से ऊपर लोग जो है आर्मी में, जो आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 10% से ऊपर जो है आर्मी के अंदर हरियाणा के लोग हैं। गाँव के तकरीबन बच्चे जो थे वो मिलिट्री में भर्ती होते हैं, लेकिन वो मिलिट्री वाली भर्ती भी अब 4 साल वाली कर दी। बच्चे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत करेंगे, सोचेंगे चलो 4 साल की भी सही, खाली बैठा घर में क्या करेगा, लेकिन उसके साथ ज्यादती तो है। दूसरी ये है कि सरकारी नौकरियां में नए भर्ती होने से आज प्रदेश के हालात ख़राब हो रहे हैं। कोई काम के लिए जाता है दफ्तर के अंदर, 4,70,000 पोस्ट सैंक्शन है हरियाणा के अंदर टोटल गवर्नमेंट जॉब, उसमें से 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी है। अब 2 लाख खाली पोस्ट पड़ी है, इसका अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं,
एक पटवारी के पास 10-10 गांव हैं, एक ग्राम सचिव के पास जो ग्राम पंचायत का काम करता है उसके पास 7-7 8-8 गांव हैं। कैसे संभालेगा वो एक गांव को? किस तरीके के आप रजिस्ट्रियाँ करेंगे, किस तरीके से आप चलाएंगे, काम चलाएंगे? रजिस्ट्री कराओगे तो टाइम आपको सारे कागजात ज़मीन के चाहिए, तो पटवारी तैयार करके देता है, तो नहीं हो सकता। और रजिस्ट्री को भी कह दिया ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जिस दिन जो है आपका सर्वर डाउन है, एक आदमी बॉम्बे से आया, यहाँ से गए हुए लोग हैं, सेठ लोग काफ़ी थे जिनकी ज़मीन नहीं हो रह गई, या वैसे ही मान लो कुछ आदमी है अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, वहाँ से ऑनलाइन परमिशन ले लेगा कि आज की डेट फिक्स होगी, आपका 3 बजे का टाइम हो गया, वो आ गया आज हवाई जहाज़ से, और 3 बजे या 2 बजे गया दफ्तर में, आपका सर्वर डाउन है, उसके बाद काम ख़त्म। उसकी तारीख तो गई, उसकी टिकट जो कल वापस जाने करा रखी थी वो भी गई उसकी। ये तो जो है दूर से आने वालों के है, लेकिन नज़दीक से आने वालों को रोज़ चक्कर काटने पड़ते हैं इस वजह से। तो ये चीज़ें पहले मैंने कहा भी था, सुझाव भी दिया था चीफ मिनिस्टर को कि आपके पास सेंट्रलाइज है, आपके पास जो है ना सेंट्रलाइज है आपका चंडीगढ़ के अंदर, आपको पता लग जाता है कि सर्वर डाउन इतने घंटे रहा, उतने घंटे में उस टाइम के अंदर आप ऑफलाइन रजिस्ट्री क्यों कर देते, जैसे आसानी हो जाए। ऑफलाइन अगर हो जाता है 3 आवर्स के अंदर हो गया, आपको पता लग गया कि सुबह 10 से 11 बजे तक सर्वर डाउन रहा है, तो 10 से 11 बजे तक रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं, इससे इतना तंग कर दिया। फिर इन्होंने एक फैमिली आईडी चला दी, हिंदी में नाम दिया परिवार पहचान पत्र, वो परिवार परेशान पत्र बन गया। अब आमदनी दिखा दी उसके अंदर, आमदनी में जो है ना किसी की आमदनी किसी को जोड़ दी, किसी को जोड़ दी। यहाँ लोगों चक्कर काट काट के लोग थके सेक्रेट में, छोटे छोटे बच्चों की आमदनी दिखा रखी है। वो किस लिए दिखा रखी है आमदनी कि ताकि सरकारी सुविधाएं बंद हो जाए। जैसे फैमिली आईडी बन गया, आपकी परिवार पहचान पत्र बन गया, उसके अंदर सारी चीज़ें आप उसी से जोड़ रहे हो। आपको बुढ़ापा पेंशन है उसी से जोड़ रहे हो, राशन कार्ड आप उसी से जोड़ रहे हो, हेल्थ कार्ड आपको उसी से जोड़ रहे हो, जिसका मतलब आप उनके काट रहे हो सुविधा। आमदनी ज़्यादा दिखा रहे, 1,80,000 से ऊपर अगर आमदनी है तो आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। 1,80,000 आमदनी आपकी है तो राशन कार्ड आपका नहीं बढ़ेगा, आपका 1,00,000 से 80,000 ऊपर है तो आपका हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा। आपका सुविधाएं इतनी अनाउंस कर रखी है, लेकिन उससे फैमिली आईडी से सबको जोड़ दिया। और फैमिली में क्या हुआ है, काफ़ी पहले तो बहुत अखबारों में बहुत छपा है यहाँ फैमिली के बारे में कि किसी की फैमिली मान लो कि किसी गांव में रहती है, उसके एक मेंबर को कैथल के ज़िले में जोड़ दिया, वो आपने ऑनलाइन किया है। इसका मतलब करने वाला तो आदमी है, पहले चलाएगा तो ऑनलाइन को आदमी चलाएगा। उन्होंने इतनी की है, गलतियाँ की है, जिसकी वजह से लोग यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। एक आदमी तो आज हरियाणा में ये मतलब एक आम बात है कि एक आदमी घर के अंदर कागज़ इकट्ठे करने में और कागज़ सप्लाई करने में लगा रहेगा। इसी तरीके से दूसरे जो वर्ग हैं, चाहे जैसे मनरेगा का है, और मनरेगा का है तो पंचायतों क्या किया, पंचायतों पर 2 लाख से ऊपर का काम पंचायतें नहीं करेंगी। इनके मंत्री का बयान आया कि पंचायतों में लोग पैसा खर्च करके आए हैं और पैसा खाना चाहते हैं, चोर हैं, ये शब्द निकला उनके मुंह से। अब पंचायत तो चोर है और अधिकारी साहूकार है, 2 लाख से ऊपर का काम वो अधिकारी करेगा, मतलब अधिकारी को तो आपने ईमानदार मान लिया। तो जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना की गई थी, ग्राम राज्य की, वो कैसे आएगा? जो आपने पंचायत के कर लिए, 1.25 साल पंचायत के चुनाव नहीं कराए, उससे इनको पता लगा कि पैसा कितना पंचायत का पैसे को लूटा जा सकता है, और उसी वजह से ये लूट मच रही है सारी की सारी। अब सरपंच जो है ना अपना कभी धरना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उन पर ही पंचकुला पर लाठीचार्ज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद शुरू रखा कि जन संवाद करेंगे, लोगों की दिक्कत सुनेंगे, लोगों की परेशानियां सुनेंगे। चुनावी साल है, मैं हमारे नज़दीक सरसा ज़िला पड़ता है। पहले एक दिन डबाड़ी हल्के के अंदर प्रोग्राम था, तो शिकायत लेने वाले एक आदमी ने शिकायत जब लेने के लिए उठा देने के लिए, तभी किसी आदमी ने इशारा कर दिया, साथ बैठे हुए सरकारी आदमी, मंत्री ने या किसी ने कर दिया। मुख्यमंत्री ने उसी टाइम कहा कि ये राजनीतिक आदमी है, इसको उठाओ यहाँ से बाहर ले जाओ और पुलिस को पीटे, इसकी पिटाई करो। ये शब्द हैं, मतलब वर्बेटम अखबारों के अंदर भी छपे हैं कि इसकी पिटाई कर दें इसकी। अब मुख्यमंत्री के ये शब्द होते हैं, ये शब्द तो थानेदार के तो हो सकते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री जो मुख्य सेवक है किस्म का, इलेक्टेड आदमी है, आपकी ये भाषा अच्छी नहीं होती। अगले दिन रानिया हल्के में था, बड़ी गांव है, वहाँ एक लेडी सरपंच बनी है, जयपुर से उठाकर लाए लोग उसको, अपने बच्चे पढ़ा रही थी, वहाँ पढ़ी लिखी है, कि तुम्हें सरपंच बनाएंगे, गांव की सेवा करना। वो जज्बात लेके आ गई, जज्बा लेके कि चलो ठीक है काम करेंगे। बड़ी में प्रोग्राम रखा सर चीफ मिनिस्टर ने, सारा प्रोग्राम उसने बनाया, लेडीज़ इकट्ठी की, आदमी इकट्ठे किए, और जब मांग पत्र पढ़ने लगी कि मांग पत्र हमें दे दो, क्योंकि उस टाइम एक मंत्री बैठे थे, वहीं से एमएलए हैं, रणजीत सिंह बैठे थे, मैं नाम बता दूँ आपको। उन्होंने कह दिया ये तो जी दूसरी पार्टी की सरपंच है। चलो उसने 2-4 लाइनें बड़ी पढ़ दी। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पति की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुराना जो सरपंच था उसने ये बदले की भावना से कार्रवाई की है। उसी टाइम मंत्री ने इशारा कर दिया कि तो पॉलिटिकल बात कर रही है करके, उसी टाइम उसको कह दिया लेडी पुलिस को, इसको उठा के ले जाओ यहाँ से। लेडी पुलिस उसको ले गई और घर में नज़रबंद कर दिया। अब क्या जनसंवाद है ये तो लठ संवाद हो गया एक किस्म का। इस तरह की चीज़ें ऐसी चल रही है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, पुलिस इनके मंत्रियों की रक्षा करे, चीफ मिनिस्टर की रक्षा करे, या लोगों में जो चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, उनको ख़त्म करे। वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फुर्सत ही नहीं है पुलिस को। क्राइम है यहाँ, क्राइम है जी, बहुत क्राइम है, बहुत क्राइम है। क्राइम में कोई दो राय नहीं है, क्राइम बहुत हो रहे हैं। अखबार एकदम लील जाते हैं उनसे, क्राइम से इतना हो रहा है। लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, किडनैपिंग ही मिल रही है, उनको पैसे की मिल रही है, रैंसम के, किडनैपिंग विद रैंसम, मतलब ये चल रहा है। अब बताइए लोग क्या करेंगे? लोगों में विरोध तो बढ़ेगा। कोई शहरी आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। ये पोजीशन हो रही है। ऐसे हालात के अंदर जो है ना, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई वर्ग जो है ना, जैसे मैंने कहा कि सुरक्षित नहीं है। स्कूलों को इन्होंने क्या किया, टीचर जैसे नहीं भर्ती है। आधे से ज़्यादा टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी है, आधे से ज़्यादा मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स की पोस्टें खाली पड़ी है। अब वो सफ़र कर रहे हैं। कह तो दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अब तक इन 9 साल के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज जो है ना, इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने पूरा कर दिया, वो एक मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है। जितने पहले जो थे वही मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे तो बच्चे फिर मेडिकल के डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? भर्ती कहाँ से होगी आपकी? हालात बहुत ख़राब है। हॉस्पिटलों के अंदर जाएंगे आप, ऐसे है जैसे कोई जानवरों की तरह भन बना रहे हो। लोग बेचारे बीमार होते हैं, गरीब आदमी तो सरकारी अस्पताल में जाएगा, लेकिन आखिर में फिर क्या प्राइवेट में आना पड़ता है। हिसार जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल का एक हब बन गया है। इसी तरह से प्राइवेट एजुकेशन का हब बन गया है हिसार। ये सरकार की कमी की वजह से, अगर सरकार करे तो वहाँ लुटना क्यों पड़े लोगों को? लेकिन सरकार का इसकी तरफ जाने कोई ध्यान नहीं, बल्कि इन्होंने स्कूलों को मर्ज कर दिया। अब जैसे टीचर है, मान लो एक साइंस का या मैथ का टीचर नहीं है आपके पास, तो बच्चे तो वहाँ नहीं पढ़ेंगे, संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम हो जाएगी तो बोले इसको दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दो। इस तरह काफ़ी स्कूलों को बंद किया गया, धरने चले, प्रदर्शन हुआ, काफ़ी शोर शराबा मचा, लेकिन इनका कोई दिमाग में असर नहीं है। मतलब अब बताओ वेलफेयर किसको कहते हैं आप? फिर वेलफेयर आपने इस तरीके से कौन से वर्ग को आपने वेलफेयर आपने किया? इसी तरीके से स्टेट की प्रोग्रेस की बात है। आप हाईवे को छोड़कर किसी सड़क पर चले जाएं, आपको सारी सड़कें टूटी मिलेगी, टोटल की टोटल। ऐसे हालात हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं। लेकिन करेंगे अब ये, अगर मान लो इस महीने में, अगर जून में नहीं करेंगे, आप जुलाई और अगस्त के महीने में नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, बरसात का सीज़न आ जाएगा। बरसात के सीज़न में वैसे भी सड़कों में काम पर ही होता है घर। तो यही महीना था, इस महीने के अंदर भी टेंडरिंग जितनी इन्होंने की थी वो सारी टेंडरिंग कैंसिल करके दोबारा अब रीटेंडरिंग करी है। अब क्या करोगे आप? मतलब भ्रष्टाचार भी इतना ज़बरदस्त है, बहुत तंग है लोग इन चीज़ों से। कहते हैं सख्ताई है, पहले मान लो कोई 100 रुपये लेता था, अब 1000 देने पड़ते हैं, कि वो सख्ताई है सरकार की तरफ से। और रोज़ाना पकड़े भी जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, करनाल के अंदर पकड़े गए हैं। तहसीलदार वहाँ पकड़े गए, AR वहाँ पकड़े गए, साइट टैक्सेशन वाले वहाँ पकड़े गए, कमेटी वाले वहाँ पकड़े गए। तो आप कह रहे हो पकड़ रहे हैं हम, आप दूसरी तरफ क्यों सोचते पकड़ ले? इसलिए हो कि यहाँ करप्शन है, इसलिए पकड़ रहे हो। वरना मान लो आपकी सख्ताई होती तो करप्शन क्यों होती?
जिसका मतलब पिक एंड चूज करके पकड़ते तो आप हैं, डेली डेली पकड़ते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका क्या सोचें खैर। इस तरह की चीज़ें हो रही है स्टेट के अंदर कि जैसे नो मैन्स रूल हो, इस किस्म के हालात हैं और पब्लिक से ये पूरी तरह से कटे हुए हैं। इसीलिए इनके जन संवाद फेल हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अकेला क्यों सहूँ, अब तुम भी जाओ मंत्रियों को, उनको भी जन संवाद के लिए भेज रहे हैं, और जो आएंगे जो पता लगेगा अभी क्या हालात उनके होंगे करके। तीसरे कुल मिला के जो है ना हालात अच्छे नहीं हैं स्टेट के, और इसी वजह से जो है ना इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी को शायद डबल फिगर में ना सीटें मिलेंगी, ऐसी पोजीशन आएगी। एक बात और है, आप तो चौधरी देवीलाल के न्याय जी जी से जुड़े रहे, और मैं आपको 40 साल पहले ले जाता हूँ। तो जो देवीलाल का परिवार था, जो एक राजनीतिक परिवार था, उसका वर्चस्व क्यों खत्म हुआ? उनका जी ऐसा है कि ये राजाओं की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हाँ, तो राजाओं में क्या होता है, बदलाव जो लाते हैं परिवार के लोग बदलाव लाते हैं, आपस में जो है ना सत्ता के लोभ में लड़ते हैं लोग। और चाहे आप मुगलों का देख लें, चाहे कोई और इतिहास देख लें, किसी का देख लें चाहेगा, तो ये पॉलिटिक्स के अंदर हुआ। बहुत बड़ा परिवार था एक किस्म का जनता के हिसाब से। शिव देवलाल जी ने सारे देश के अंदर घूम घूम के और जनता दल की सरकार बना दी थी। लेकिन जब 87 से 91 का जो दौर था, उसी टाइम जनता दल पनपा था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, फिर बाद में वो हटे, फिर चंद्रशेखर जी बने और ड्रामेबाजी होते रहे करके। इसी तरह हरियाणा स्टेट में हुआ। जब चौधरी देवलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए। फिर महम का मामला आया, उनके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद बनारस दास गुप्ता जी बन गए, और फिर एक चुनाव अपना जो है ना बाई इलेक्शन जो उनका हुआ था दोबारा हो गया, वो ख़त्म हो गया क्योंकि एक आदमी कैंडिडेट का मर्डर हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने दड़बा चुनाव लड़ा, वहाँ से जीत गए, तो फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, फिर इस्तीफा देना पड़ा। वीपी सिंह ने कहा कि चार्जेस तो आपके अगेंस्ट अभी तक हैं, तो मास्टर हुकुम सिंह को बनाना पड़ा। फिर चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए, तो फिर बाद में फिर ओथ ले ली। मतलब उस दौरान जो है ना मैंने खुद 7 बार ओथ ली थी 4 साल में एज मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जाता था तो उसके बाद हम भी रहे चले जाते थे, और उसके बाद दोबारा फिर इस तरह मंत्री पद। मतलब सब तुम्हें जवानी याद होगी थी, ये पोजीशन होगी थी। तो उस टाइम में रणजीत सिंह जी भी मंत्री बन गए थे, हालांकि बहुत लेट बनाया था उनको, काफ़ी जूनियर मिनिस्टर बने थे। एक ही डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का। मेरे पास तो उन टाइम 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट होते, होम का भी, फाइनेंस का भी, इरिगेशन का भी, पावर का भी, कई डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो ये भी थे। प्रताप सिंह उनके बेटे हैं दूसरे, अब तो नहीं रहे वो। उनको हरियाणा जो है एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। इस तरीके से घर के अंदर जो है ना सब लोगों की दखल हो गई। इधर राजसभा चौटाला साहब चले गए थे। तो 91 में चौधरी देवलाल ने महसूस किया कि अब जो है ना किसानों के ऊपर से आपकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो परिवार ने 3 जगह फार्म भर दिए थे, दड़बा से चौटाला साहब ने, रोड़ी से चौधरी रणजीत सिंह जी ने, और गिराए से चौधरी देवलाल जी ने। तब उनको परिवार को इकट्ठा किया, कहा कि एक चुनाव लड़ेगा, सारा परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको रियलाइज हुआ उस टाइम, और अकेले फिर चौधरी देवलाल ही चुनाव लड़े थे। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। यहाँ लड़े चुनाव एमएलए का, गिराए से हार गए। रोहतक से एमपी का चुनाव लड़े, वो हार गए बहुत नैरो मार्जिन से। वो मैं कहता हूँ कि उनका चुनाव को संभाला नहीं गया था, इस वजह से वो हार गए, वरना हारने वाली बात उनकी थी नहीं खैर पर, लेकिन चलो हार गए वो। उसके बाद चलती रही गाड़ी, चलती रही। 99 में चौटाला साहब बंसीलाल की सरकार गिरा के फिर आगे बन गए, ठीक है, वो भी चलो चलेगा, हो गया, बात होगी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आए तो इधर से जैसे चौटाला साहब एमएलए हो गए, उधर डबाड़ी से अजय सिंह एमएलए हो गया, और नहीं अपना अजय सिंह बन गया था। और फिर जो है ना चौटाला साहब जब 2 जगह से एमएलए बन गए थे, तो एक जगह उन्होंने छोड़ दी रोड़ी की,
वहाँ अभय सिंह जीत गए। एक असेंबली में तीनों थे, अजय सिंह, अभय सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। ये 2009 की बात है। फिर 2013 के अंदर जो है ना सजा हो गई थी, तो चौटाला साहब और अजय सिंह अंदर चले गए थे। फिर चुनाव आ गए 2014 के, उसमें इन्होंने क्या किया, अजय सिंह के लड़के को एमपी का चुनाव लड़ाया, अभय सिंह एमएलए का चुनाव लड़ा, और अजय सिंह की वाइफ को फिर एमएलए का चुनाव लड़ाया। घर के अंदर 3 चुनाव लड़ रहे थे। तो देखिए, एक छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में एमपी बन गया था दुष्यंत चौटाला। इच्छाएं तो बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ी। और बाद में जो है ना, देवलाल का जन्मदिन था, कोई रैली हुई, उसके अंदर जो है नारे उसके नाम के लगेगी, अगला सीएम दुष्यंत चौटाला, और चौटाला साहब भी बैठे थे। उस टाइम बिखरिंग आ गई थी इनकी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम में, जैसे ये स्टूडेंट्स विंग थी, उसमें इन्होंने स्टूडेंट्स विंग को, यूथ को कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर करा लिया था। जब उनको भंग किया ना, तो उन्होंने दादाजी को आंख दिखा दी कि भंग नहीं कर सकते आप, ये कोऑपरेटिव एक्ट में है। तो इसका मतलब पहले से आपकी इच्छाएं थी, आपकी जग रही थी, यूथ को आप अपनी तरफ खींच रहे थे। वहाँ से फिर ये दो फाड़ हो गया। दो फाड़ होने के बाद जो है ना, आज ये हालत आ गई। जो 10 सीटें जीते हैं ना जजपा, वो भी उनकी नहीं है। जैसे ये जोगीराम जी हैं, ये बीजेपी के थे, उनको टिकट नहीं मिली, इधर आ गए। इसी तरह वो बबली है, टोहाना से है, वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार था, नया टिकट मिलने से इनके पास आ गया। इसी तरह और आगे, वरना इनकी मुश्किल से 3-4 सीटें जजपा की आती और 1 सीट लोकदल की आती। परिवार में देखो टूटने के बाद स्वाभाविक है ये कि एकदम का लोकदल जो देवलाल ने खड़ा किया था, सारे देश को इकट्ठा किया था, वहाँ घर परिवार ही टूट गया सारा उनके जाने के बाद में। तो ये वैसे तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि एक अपोजिशन पार्टी थी, एक पार्टी तो थी, जो लोग अगर ठीक चलते तो उस आदमी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको इतनी क्रॉप तैयार करके दे दी थी फसलें कि आराम से ये लोगों की सेवा कर सकते अगर सेवा भावना होती थी। लेकिन घर के अंदर वही हो गया, मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाऊँ, मैं जाऊँ। अभय सिंह का ये हो गया कि मैं बड़ा हूँ, इधर इन बच्चों का ये हो गया कि हम बड़े हैं, हमारा लोगों में ज़्यादा प्रभाव है। तो इस तरह की बातें मतलब चल रही है। तो मेरे जैसा आदमी जो लोकदल के अंदर रहा है, उसको तकलीफ तो होती है कि भाई पुराना हमारा घर इस तरीके से बंट रहा है। चलो हम चाहे कांग्रेस में आ गए, लेकिन हम ये तो नहीं चाहते कि उसका वो घर बर्बाद होता नज़र आए घर कोई। तो अब आपस में मतलब इनके जो व्यवहार जिस तरीके से है, जिस तरह आपस में एक दूसरे के जो तलवारें चलती है, बयान आते हैं और आते हैं, तो बड़ा हमें भी अफसोस उस पर होता है। इस तरह से परिवार। संपत सिंह जी, कांग्रेस में हरियाणा में कहते हैं लोग कि कांग्रेस के चांसेस तो बहुत हैं चुनाव में, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। तो एक किरण का गुट है, एक भूपेंद्र हुड्डा का गुट है, एक दूसरे करनाल वाला गुट है। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। और भूपेंद्र हुड्डा को सर्वमान्य नेता मानने के बावजूद भी मामला गड़बड़ है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसी जो मतभेद हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से किया है, आपका कर्नाटका में किया है, पिछले दिनों ड्यूस करवा दिया, राजस्थान के अंदर भी उनको मिलान करा दिया, पहले तो लॉस हो लिया था लेकिन अब जोड़ दिया उनको। इसी तरह हरियाणा में हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़े बहुत कोई डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। हरियाणा में इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं है जैसे और जगह। शैलजा भूपेंद्र हुड्डा की शक्ल नहीं देखना चाहती। शैलजा जी नहीं आती, इनकी मीटिंगों में नहीं आती, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपने तरीके से कर रही है, वो अपने तरीके से प्रचार करती है, ये अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इकट्ठे प्रचार करें तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन आई होप कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, इन सब को जो है चुनाव से पहले यूनाइट कर देगी और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फील्ड के आदमी हो गए। फील्ड के आदमी को आप रोक नहीं सकते आगे आने से, इसलिए फील्ड के आदमी होने वजह से है
और शैलजा जी भी बहुत सीनियर लीडरशिप है, उनको भी अपना पद मिला हुआ है, वो स्टेट को संभाल रही है छत्तीसगढ़ को। रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वो भी, उन्होंने भी कर्नाटक को स्टेट दे दिया उनको, वो उसको संभाल रहे हैं। जिससे ड्यूटियाँ बटी हुई है। और यहाँ जैसे प्रेसिडेंट का और लीडर अपोजिशन का तालमेल है, ज़्यादातर प्रेसिडेंट और लीडर अपोजिशन जो होता है ना, वही जो है संगठन को चलाते हैं और वही आगे जो है टिकटों का बंटवारे का टाइम आते हैं। बाकी सीनियर जो लीडर होते हैं स्टेट के, उनकी राय भी ली जाती है। लेकिन पिछली बार का तजर्बा देख चुके हैं कि पिछली बार की तरह से बंदरबांट नहीं होगी। देखा जाएगा कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, उसको हाईकमांड भी ऑब्जर्व करेगी और अपने तरीके से किसी भी चाहे एजेंसी हो कोई भी अपना तरीका तो अपनाएगी कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई दिक्कत चुनाव के टाइम आएगी नहीं। और अब इतना ज़्यादा जो है ना पब्लिक जो है, मतलब एक किस्म का इनसे कट चुकी है बीजेपी से, कि थोड़ी बहुत कोई दिक्कत भी होगी तो पब्लिक पार कर जाएगी। जी, लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि चौधरी विजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। नहीं, ये है अब जिक्र पिछले दिनों चला, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने जो उनके प्रभारी थे उनसे कहलवा दिया कि प्रेमलता जो है बीजेपी की कैंडिडेट होगी और इसको यहाँ से बहन को जिताओ। तो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम उन्होंने कराया था वीरेंद्र सिंह जी ने। और कांग्रेस के नहीं, इसके बीजेपी के प्रभारी थे विप्लव देव की बात जो, कर हाँ, रहे हैं। विप्लव देव, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था उस टाइम में। इसका मतलब है कोई आपस में इनकी बात हुई है, भी प्रेमलता चुनाव लड़ेगी। वीरेंद्र सिंह पहले अनाउंस कर चुके थे कि मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूँगा, राजनीति में रहूँगा लेकिन चुनावी राजनीति को मैं छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ। अब आगे उनका वो जाने क्या करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस उनको लेगी, ऐसे हालात नहीं है। नहीं, एक बात और भी है, नज़र आ रही है कि जैसे हरियाणा में गुड़गांव में भी चौधरी क्या नाम है उनका, राव इंद्रजीत की भी टिकट कटने की बात बीजेपी कर रही है और वो भी कांग्रेस में आने को तैयार हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जी कि जिन्होंने एक फार्मूला चला रखा है ना 17 साल वाला, 17 साल का जो है, जैसे अब पीछे कैबिनेट की रिसफल हुई थी उनकी, तो जितने ओल्ड गार्ड्स थे सबको इन्होंने हटा दिया। एक राजनाथ सिंह जी बचे हैं, बाकी सारे के सारे जितने ओल्ड गार्ड थे वो हटा के नए लोगों को लेके आए हैं। तो ये मोदी जी की सोच है कि तेरे बराबर का आदमी कोई ना आए, नए आएंगे उनको कई साल लग जाते हैं तैयार होने में, और पुराने उनकी छुट्टी करते जाओ। तो उनकी है ये अपनी एक। नहीं तो गुड़गांव में क्या लग रहा है आपको? इस बार बढ़िया रहेगा गुड़गांव में के अंदर, गुड़गांव महेंद्रगढ़ नारनौल ये पर इंद्रजीत आ जाएंगे तो फिर आपकी पार्टी के कैंडिडेट का मामला, क्योंकि गुड़गांव में वैसे भी नहीं, राव इंद्रजीत को मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में आएंगे। अच्छा, जिस हालात में गए हैं और जिस हालात में बीजेपी में है, हो सकता है उनको खुद को नहीं लड़ेंगे, उनकी ज़्यादा उनकी इच्छाएं अब यही है कि उनकी लड़की लड़े। तो शायद हो सकता है बीजेपी उनको अकोमोडेट कर लें, वो तो मौका बताएगा उनका कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस में नहीं आएंगे। एक और काम हुआ लाल डोरे का, तो लाल डोरे का क्या इम्पैक्ट देख रहे हो आप? नहीं, लाल डोरे का इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ। और लाल डोरे में क्या है कि अभी लाल डोरा के अंदर इन्होंने किया कुछ की रजिस्ट्रियाँ वगैरह का हुआ था, लेकिन उनकी रजिस्ट्री किसी की भी नहीं हुई। नहीं, पर लाल डोरा हटाने की बात कर दी ना इन्होंने। नहीं, लाल डोरा हटाने की नहीं थी। हाँ, कि लाल डोरा की ये था कि लाल डोरा के अंदर जो एरिया है उनकी पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, तो इन्होंने जो है ना नक्शे बना के और उनके करिए, उसके अंदर भी काफ़ी खामियां रह गई है। उसके अंदर ऑब्जेक्शन एतराज़ चल रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्री किसी को भी नहीं दी गई है। नहीं तो ये रजिस्ट्री देनी थी। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई हाँ, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, गांव में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका? ना, कोई विशेष लोग रजिस्ट्री नहीं कराएंगे? नहीं, लोग रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कर नहीं रही। नहीं तो उससे तो स्टैंप ड्यूटी का बर्डन भी पड़ेगा। नहीं, रजिस्ट्री का बर्डन नहीं पड़ेगा जी, वो तो उसमें फ्री कर रखा है। अच्छा, एफिडेविट पर था। अच्छा, नहीं तो स्टैम्प पेपर पर। क्या क्या पर्पज नजर आता है आपको गांव में? उसे गाँव से कुछ नहीं असर होगा। अच्छा, ना, उसका इम्पैक्ट वो नॉन इशू है, इशू नहीं है। नहीं, मगर जो जैसे उससे गुड़गांव में फायदा होगा, गुड़गांव के जो गांव हैं जिनकी रजिस्ट्री हो जाएगी और जो बिल्डर्स हैं जो गांव कॉलोनी से लगे हुए गांव हैं उनकी कीमत नहीं, वो बढ़ेगी। तो कॉलोनी से लगे हुए गाँव में तो पहले भी कर सकते थे। लाल डोरे के अंदर, लाल डोरे में ज़्यादा सुविधा थी उनको। हाँ, नहीं पर लाल डोरा खत्म हो गया ना, तो लाल डोरे में उस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी ना, बिल्डिंग बनाने की और हाई राइज टावर बनाना। नहीं, वो नहीं हो सकती, ठीक है आपकी बात। हाँ, वो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उसका कोई उस एरिया के अंदर थोड़ा बहुत असर पड़े, बाकी जगह कोई असर नहीं है। अच्छा,
लेकिन अभी जो कितनी सीट 2024 में आपको नजर आता है कि मिलेंगी संसद में? देखो जी, इस बार तो माहौल तो बहुत बढ़िया बना है। हरियाणा में? हरियाणा के अंदर तो जी। सारे देश का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हरियाणा के अंदर माहौल है ना, हरियाणा में तो मुझे लगता है कि सीट अब यूँ तो जीतने को जीत जाती है पार्टी, तो अलग बात है, लेकिन लगता नहीं, आज ये नहीं कह सकते फलानी सीट सेफ है। अच्छा। अगर ये इनको अंदाज़ा इस तरह हो सेफ का, तो 1 साल से पहले जो है, 1 साल से ऊपर का टाइम पड़ा था, कटारिया जी की डेथ हो गई थी, अम्बाड़ा सीट है, ये चुनाव करा लेते, अब नहीं कराएंगे। इससे एग्जाम्पल मिल जाएगा कि ये, वरना अगर जीतने वाली बात होती तो अम्बाड़ा जरूर चुनाव कराते बाई इलेक्शन। 1 साल चाहिए, 1 साल से ऊपर का टाइम था जिस दिन उनकी डेथ होती है, सीट खाली होती है, लेकिन नहीं। नहीं, अभी जो टोटल और विधानसभा में क्या रहने वाला है? विधानसभा में बहुत अच्छा कांग्रेस का ही रहेगा। बीजेपी तो इस बार मुश्किल से ही है, बीजेपी से ज़्यादा उल्टी के जेजेपी से ज़्यादा और नाराज लोग हैं। संपत सिंह जी, इन्होंने, देखो आप कह रहे हो राजनीति, लेकिन अगर आप इनको देखो तो इन्होंने दुष्यंत चौटाला को अभी अलग कर देंगे, अभय सिंह यात्रा कर ही रहे हैं, रंजीत सिंह लगे हुए हैं, जाटों को तोड़ने का काम इन्होंने कर ही दिया है कि जाटों की वोट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। कुंडू को लगा ही रखा है। अब इनसे इतने तंग हो गए हैं कि अब लोग जो है ना, जो ये वोट कटिंग वाले लोग हैं, हाँ, इनको वोट मिलना मुश्किल है। नहीं, पर दुष्यंत चौटाला तो मुख्यमंत्री के नहीं, ख्वाब देख वो रहा जो है। मुख्यमंत्री जितने ज़्यादा चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा मुखालफत जो है ना, क्योंकि वोकल वोट है ना, वो लोकदल के पास या जेजेपी के पास वोकल वोट था, और वोकल वोट जल्दी नाराज होता है। जैसे शहर का तो डोसाइल होता है, उनका पता ही नहीं लगता, और गांव वाले का तो पता लग जाता है फटाफट। अब लोग जो है ना, उससे ज़्यादा खार खाए बैठे हैं जेजेपी से, बीजेपी के बजाय, तो इसलिए इनको कोई वोट नहीं आना, ना कोई इनको कैंडिडेट मिलेगा, ऐसी हालत उनकी होने लग रही है। तो इसलिए कोई वोट कटिंग वाली बात रहेगी नहीं ज़्यादा। राहुल गांधी की यात्रा का कुछ असर नजर आ रहा है यहाँ हरियाणा में? नहीं, देखो उनकी यात्रा का ओवरऑल नज़र आया, और उस ओवरऑल का नज़र का असर यहाँ भी पड़ा है। कर्नाटका का असर बहुत अच्छा पड़ा है। कर्नाटका के बाद में यहाँ भी लोग काफ़ी वोकल हो गए हैं, खुल के आने लग रहे हैं कि भी हरियाणा में बदलाव हो रहा है। कर्नाटका का असर बहुत अच्छा है, हालांकि हमारे नज़दीक नहीं लगता, दूर है, साउथ में है, लेकिन आज लोग हर चीज़ को देखते हैं। उसका देखा, सबको लग रहा है इतनी बड़ी स्टेट थी कर्नाटका जैसी स्टेट के अंदर इतनी सीटें ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, तो उसको एग्जाम्पल मान रहे हैं। भाई आपके सामने ये सारे बच्चे बड़े हुए हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई भी है, दुष्यंत भी है, अभय भी है, अजय भी है, और ये रणदीप सुरजेवाला भी है, और आपका दीपेंद्र हुड्डा भी है। तो जो यूथ लीडरशिप देख रहे हो, बीजेपी में उस तरह की यूथ लीडरशिप नहीं है। नहीं है। हाँ, तो कौन आपको लग रहा है कौन एमर्ज होके आने वाले दिनों में 20 साल में नज़र आएगा आपको इन नौजवानों में से? किसमें पोटेंशियल नज़र आता है? अभी आज ही तो क्या कह सकते हैं, आज नहीं बता सकते कौन इमर्ज होगा। फिर भी वो कहते हैं चावल को देख के पता लग जाता है कि नहीं, वो चावल वाली बात अलग है, ये अलग बात है। क्या हालात होंगे, कैसा होगा आने वाले 20 सालों में, पता नहीं। हाँ हर रोज़ाना हालात बदलते हैं, तो वो तो साल हैं। हाँ हाँ 20 साल तो बहुत लंबे साल होते हैं। नहीं, तो कांग्रेस में जो चुनाव जीतोगे आप, उसमें भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे या कोई और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा? देखो वो तो पार्टी करेगी कौन होगा कैंडिडेट, लेकिन लोग तो ये चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। लोगों में तो यही इच्छा है, आम आदमी की इच्छा यही है कि वो बने, क्योंकि उनके 10 साल के अंदर जो काम उन्होंने किए थे ना, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो बदले की भावना हरियाणा में पनपती रही, हमेशा उसका केस खिलाफ कर दो, उसके ये कर दो, उसका वो कर दो। उस आदमी ने ऐसी राजनीति करी नहीं किसी की। ये जैसे आप कहते हैं नहीं, विरोधी है तो इसको उठाओ यहाँ से, बाद मारो, पुलिस मारो, तो वो जो भी कोई विरोधी भी होता था उसको भी आदर देते थे। ये धरने प्रदर्शन होते थे तो उनको 2 दिन में ख़त्म करवा दिया करते, बातचीत का रास्ता खोल के। हालांकि उस टाइम लोग कहते थे कि ये मर गया, सरकार इसको 10 लाख दे देगी, लोग धरने पर बैठ जाते थे तो दे दिया करते थे। उनकी सोच ये थी कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन ना चले, धरने बढ़ने और ज़्यादा दिन ना चले, इससे स्टेट को नुकसान होता है, तो वो जल्दी सॉल्व कर दिया करते उसको। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट में ये कमी है कि क्योंकि लोगों के साथ बात करने वाला कोई नहीं है,
पिछले रिजीम में फिर भी था, लोकदल का ही आदमी था, कृष्ण कुमार पंवार था, वो लोकदल से गया था, मंत्री बना रखा था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इस तरह के काम वो क्या करता था, पंचायती फैसले कई बार करा देता था और करा देता था, वो अभी आयुष पर आया नहीं है, तो वो बातें भी ख़त्म होगी। हालांकि उसको राज्यसभा में ले लिया है, लेकिन अब कोई राज्यसभा में आ जाए, चाहे लोकसभा में चले जाए, चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स तो अलग ही होती है ना। तो अब इनके पास कोई आदमी नहीं है जो लोगों से सीधी बात कर सके, सब कटे हुए हैं। नहीं, पर तो खट्टर की जो एमरजेंस है 9 साल में, जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, आप एज ए चीफ मिनिस्टर उसकी परफॉर्मेंस कैसे रेट करते हो आप? नहीं, उसको लीडर माना ही नहीं किसी ने, उनको लीडर नहीं माना किसी ने। नहीं, बीजेपी वाले तो नहीं, मानते अपना हैं। कोई जो है ना वोट, अलग कोई कॉन्स्टिट्यूंसी वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बढ़ा पाए अपने नाम से, कोई भाई ये वोट उनके नाम पे।